जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने मल्टी थ्रेडेड मॉडल देखा था। 6 लोग हैं सिर्फ। जी। तो 8 है। फिर सही गिनना था, या अगर मुझे लोग नहीं गिन रहा तो और बात है, ठीक है। अच्छा जी। दोबारा से। हम लोगों ने मल्टी थ्रेडेड मॉडल देखा था, जिसके अंदर इसेंशियली कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इसको ये देखना चाह रहे हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको डिटेल में जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है उसमें कुछ सवालात रेज़ होते हैं। तो अगर आपके जहन में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अभी हम खुद रेज़ करेंगे और फिर उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये उन चंद कॉन्सेप्ट्स में से है जिनके एक्चुअल आपके ऊपर इफेक्ट आता है व्हेन यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग। तो अच्छी प्रोग्रामिंग और बुरी प्रोग्रामिंग के अंदर इन अ वास्ट रेंज ऑफ डोमेन्स आपके पास जो अच्छी प्रोग्रामिंग और बुरी प्रोग्रामिंग के अंदर फ़र्क आता है वो थ्रेड्स के वजह से आता है कि डू यू फर्स्ट यूज़ थ्रेड्स एंड सेकंड इफ़ यू यूज़ देम डू यू यूज़ देम करेक्टली और नॉट, ठीक है जी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली आजकल जो आपके पास लार्ज स्केल सिस्टम्स हैं, ठीक है जी। मशहूर नाम है, आप लोगों ने सुना होगा बिग डाटा का, ठीक है जी। आई मीन लोग लगे रहते हैं, पता किसी को नहीं है कि बिग डाटा क्या होता है, लेकिन जब एक्चुअली आपके पास बिग डाटा होता है और उसको आपने प्रोसेस करना होता है तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोसेस इट एफिशिएंटली, क्योंकि इफ़ यू हैव लाइक 60 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा और 1 मेगाबाइट के ऊपर कुछ मिली सेकेंड्स भी लगते हैं तो इट अक्यूमुलेट्स वेरी क्विकली, ठीक है। बहुत तेज़ी से इसकी जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड थ्रेडिंग, इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को वीक से ला सकते हैं आवर्स में, ठीक है। दो तीन और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि वंस यू अंडरस्टैंड थ्रेड्स प्रॉपरली तो आपको कोड आखिर में जाके इतना सा बनता है, ठीक है। एक लाइन का कोड बनता है आखिर में जाके, लेकिन उस एक लाइन के कोड की अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी, उसको आप यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की पहले से हो कि थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। इस वजह से ये चीज़ ज़रूरी है, ऑल्दो कि इट लुक्स लिटिल ड्राई एट द मोमेंट, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस तरीके से नहीं करेंगे तो आगे जाके इसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन हम देखना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास थ्रेड्स जो हैं वो क्या चीज़ें शेयर करते हैं आपस में और क्या चीज़ें शेयर नहीं करते, ठीक है जी। ये बात हमने लास्ट टाइम कही थी कि आपके पास रजिस्टर्स फ़र्क होंगे, ठीक है, और बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो एसेंशियली एक ही होंगी। तो हमने ये बात की थी, थोड़ी सी वेग थी, थोड़ी सी गलत थी, अभी उसको सही करने की कोशिश करेंगे। एसेंशियली दे शेयर दी टेक्स्ट सेगमेंट्स, ठीक है जी। टेक्स्ट सेगमेंट इज एसेंशियली कोड, ठीक है। कोड सारे थ्रेड्स आपस में शेयर करते हैं क्योंकि एक ही प्रोग्राम के अंदर वो एक ही प्रोग्राम से बने होते हैं, प्रोसेस से, तो लिहाजा वो सारे आपस में कोड शेयर करते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट टू से कि हर थ्रेड एक ही चीज़ एग्जीक्यूट करता है। मिसाल के तौर पे ये सारे का सारा आपके पास पीस ऑफ कोड है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक थ्रेड ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करे और एक थ्रेड ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करे, ठीक है। लेकिन दे हैव एक्सेस टू द होल कोड, तो यूं कहा जाता है कि वो टेक्स्ट सेगमेंट जो है उसको शेयर करते हैं। डाटा सेगमेंट आपके पास जितने ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे शेयर किए जाते हैं। वेदर दिस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग उसको देखते हैं अभी। अनइनिशियलाइज डाटा को भी शेयर करते हैं। जितनी फाइलें आपके पास ओपन हैं वो सारी की सारी की जाती हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर्स जो हैं दीज आर इनएफिशिएंट, ठीक है। अगर इनको आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर स्पीड कम होती है, लिहाजा इनको शेयर करना अच्छी बात है इन एनी केस। सिग्नल्स, अगेन जो सिग्नल्स आते हैं आपके पास बाहर से, कंट्रोल सी किसी ने किया तो वो सिग्नल जो आपके पास आता है, हमने लोगों ने लास्ट टाइम देखा था सेगेंट वगैरह, वो जो सिग्नल्स आते हैं वो सारे के सारे शेयर किए जाते हैं, सारे थ्रेड्स को बताए जाते हैं, ठीक है जी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी किसके अंदर आप काम कर रहे हैं, क्या हुआ, ऐसा क्यों है? आई हैव नो आइडिया यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ जी। यूज़र एंड ग्रुप आईडी, ये अगेन ये आगे जाके हम देखेंगे, इसको मैंने काटना था लेकिन ये मैं काट नहीं सकता, तो यूज़र एंड ग्रुप आईडी को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको क्यों नहीं काट सक रहा। राइट, क्या चीज़ें शेयर नहीं करते। नंबर एक, थ्रेड की आईडी ये शेयर नहीं करता है, वहीं पे देखें, इधर नहीं हो रहा। थ्रेड की आईडी ये शेयर नहीं करते। हर थ्रेड की अपनी आईडी होती है बिकॉज इट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है जी। हर थ्रेड की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। जी जी। थ्रेड्स की आईडी फ़र्क है, प्रोसेस की आईडी एक ही है।
ठीक है, थ्रेड की अपनी जो आईडी होती है, जिस तरह 3 थ्रेड्स हैं तो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 वो चीज़ होगी, प्रोसेस P1 ही है आपके पास। रजिस्टर्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी होंगी। स्टैक आपका फ़र्क होता है, ये हमने कर दिया। सिग्नल मास्क फ़र्क होता है, सिग्नल्स जो आते हैं बाहर से वो सारे के सारे सब थ्रेड्स को बताए जाते हैं, लेकिन कोई कोई थ्रेड ये कह सकता है कि फलां सिग्नल मुझे मत बताओ। ठीक है जी। सॉरी, गिव मी अ मिनट। राइट, सो सिग्नल मास्क ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि किस वजह से, लेकिन पहले समझ लें कि है क्या चीज़। सो सिग्नल्स जो है वो शेयर किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि बाहर से जब सिग्नल्स आएंगे आपके पास तो वो सारे थ्रेड्स को भेजे जाएंगे। ठीक है जी। सिग्नल मास्क का मतलब है कि कौन सा आपका थ्रेड ये कह रहा है कि फलां सिग्नल मैंने प्रोसेस करना है और फलां सिग्नल मैंने प्रोसेस नहीं करना। ठीक है, बात समझ आ रही है? सब भेजे जाएंगे और फिर वो कहता है, एक थ्रेड कहता है मैंने सिग इंट को प्रोसेस करना है, दूसरा कहता है मैंने सिग हब को प्रोसेस करना है। ठीक है जी। तो हर थ्रेड ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सिग्नल मुझे भेजा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके एक एग्जांपल से समझें कि लेट्स से यू डूइंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है जी। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जब आप कर रहे हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 थ्रेड्स चल रहे होते हैं। ठीक है जी। एक थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है GUI को मैनेज करना, GUI को बनाना। जितनी आपके पास यूजर इंटरफेस नजर आ रही होती है वो सारी की सारी आपको एक थ्रेड होता है जो कि उसको मैनेज कर रहा होता है, बना रहा होता है, ड्रॉ कर रहा होता है उसको। ठीक है, जो भी उसके अंदर चेंजेस होती है, स्क्रॉल वॉल करते हैं ना, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो सारा एक थ्रेड लगा होता है, वो ये काम करता है। उस थ्रेड का जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है, उसका सिर्फ ये काम है कि वो GUI क्रिएट करेगा। एक और थ्रेड लगा होता है जो कि बाकी की कैलकुलेशन कर रहा होता है, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड के लेट्स से इंटरनेट से डाटा लेके आना है, उस डाटा को प्रोसेस करना है, इमेज है तो उसको जो कुछ भी प्रोसेसिंग वगैरह है वो सारी करनी है। ठीक है जी। ये क्यों ज़रूरी है इस तरीके से कि जो आपके पास मेन थ्रेड होता है जिसको कहा जाता है कि ये GUI ड्रॉ कर रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये बात की थी, लास्ट टाइम के पता नहीं पीछे थोड़े से एक आध लेक्चर पीछे, कि इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स अ सिग्नल टू अ प्रोसेस एंड द प्रोसेस डज नॉट रिसीव दैट सिग्नल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि यहाँ पे हालात खराब है। ठीक है, वो फिर उसको या खत्म करेगा या कुछ ना कुछ उसके साथ वो करेगा। तो ये थ्रेड डेडिकेटेड इस बात के लिए बैठा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से सिग्नल्स तो मैं लूंगा, सारे सिग्नल्स मैं रिसीव करूंगा और उनको मैं कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ जी दिस हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, ताकि एटलीस्ट मुझे किल ना कर दिया जाए। सही हो गया। लेकिन और काम करने भी जरूरी है। जब डाटा आएगा नहीं तो ये ड्रॉ क्या करेगा, तो उसके लिए अलग थ्रेड बनाया जाता है। तो जब आप एंड्रॉयड की ऐप डेवलपमेंट करें और आप लेट से आपने एंड्रॉयड में भी इस तरीके से मेन का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आप सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर उसके अंदर आपने कोई बड़ा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव काम कर दिया तो एंड्रॉयड का कंपाइलर आपको वहां पे एरर देता है कि ये वाला काम आप यहां पे नहीं कर सकते, और वो आपको कहेगा क्या कि मेन थ्रेड जो आपके पास चल रहा है उस मेन थ्रेड के अंदर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क आप नहीं कर सकते। अब इस टाइम पे लोग बैठ के सोच रहे होते हैं ये बात हो क्या रही है और ये क्यों हो रही है। समझ रही बात की कि क्या है कि अगर आपका मेन थ्रेड है उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने 150 का फैक्टोरियल निकालने का कोड लिख दिया बीच में, ठीक है, तो वो आपको बाकायदा एरर देगा कि ये काम आप मेन थ्रेड में मत करें। ठीक है, क्यों ना करें, क्या मसला है? क्यों? क्योंकि अगर आपका मेन का थ्रेड इस लूप में फंसा होगा इस जगह पे, तो वो फिर बाहर से सिग्नल्स नहीं रिसीव कर सकेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऐप को किल किया जाएगा। लिहाजा आपकी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो आपको पहले से कहती है कि मेन थ्रेड के अंदर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क मत करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका वो थ्रेड उस जगह पे फंसा होगा, और अगर वो उस जगह पे फंसा हुआ है तो वो फिर बाहर से सिग्नल नहीं रिसीव कर सकते, क्योंकि पीस ऑफ कोड तो एक ही जगह पे होती है ना। बात समझ आ रही है जी? तो मेन थ्रेड को आपने ब्लॉक नहीं करना होता है। अगेन इस टाइम पे अगर ये बात समझ नहीं भी आ रही तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि आमतौर पे आपके पास अलग अलग थ्रेड्स चल रहे होते हैं डिफरेंट कामों के लिए, एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन के अंदर भी। ठीक है, एंड्रॉइड की आप एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बनाएंगे तो उसके अंदर ये 2 थ्रेड जरूर बनेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? सर इन टाइम ऑफ डेवलपमेंट पता लग जाता है कि मतलब वो इतनी सेंस है आजकल के कंपाइलर्स में कि वो निकाल सकते हैं बात। नहीं तो ये बताओ कि कितने थ्रेड बनेंगे और ये कौन से थ्रेड में होगा और ये चीज कौन सी किस किस्म के थ्रेड्स बनेंगे पता चलेगा, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, किस किस्म के थ्रेड्स बनेंगे पता चलेगा। सही हो गया जी। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे जो पॉइंट है जरूरी समझने का वो ये है कि अगर आपके पास थ्रेड्स ऐसे चल रहे हैं जो कि डेडिकेटेड हैं कामों के लिए, ठीक है जी, तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक थ्रेड एटलीस्ट बहुत अच्छा इस सेंस में चल रहा होगा कि वो सिग्नल्स रिसीव करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक हो गया जी? ओके, सो सिग्नल मास्क फर्क होता है। प्रायोरिटी आपके पास हर थ्रेड की फर्क हो सकती है, किस थ्रेड को पहले बारी मिलेगी, किसको पहले बारी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। सो
थ्रेड्स क्यों अच्छे हैं? सो थ्रेड्स आर मोर एफिशिएंट, हमने पहले बात कर ली। यहाँ पे देखें दोबारा अब ये बात लिखी हुई है, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ द मेमोरी स्पेस। वो हम पहले से बात कर चुके हैं कि वो वैसे भी नहीं होती। ठीक है जी। आपने फिर बाद में दो थ्रेड बनाए जाते हैं ना, तो एक प्रोसेस एक ये दोनों थ्रेड जो है ना कोई ना कोई काम प्रोसेस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, खाली कोई नहीं है एट अ टाइम। आमतौर पर जी, मतलब ये होता है कि आमतौर पे अगेन आगे मॉडल आ रहा है कि थ्रेड कब बनता है। ठीक है, तो आमतौर पे जब वो बनता है तो उसके पास कुछ होता है काम करने के लिए। ठीक है, आगे आ रहा है। सही हो गया? ओके। सो फाइल डिस्क्रिप्टर्स जो हैं ये आपको डुप्लीकेट नहीं करने पड़ते। दिस इज अ स्लो पार्ट। ठीक है जी, तो ये अच्छी बात है। सो शेयरिंग मेमोरी जो है दैट इज ऑटोमेटिक। अगर आपके पास एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे, जो कि हमने जहां से बात शुरू की थी थ्रेड्स की, कि आपके पास 1 मिलियन की लिस्ट है और उसको आपने सॉर्ट करना है, और दो अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए से फोर्क करके अगर आप सॉर्ट करते हैं तो आखिर में आपको वो सम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? ये बात सही है? somehow you have to have these two processes जिन्होंने आखिर में सम जब कंप्यूट कर लिया तो फिर तो उनकी मेमोरी वैसे भी फर्क हो जाएगी कॉपी ऑन राइट की वजह से। सम के अंदर जहां पे इन्होंने राइट किया अपनी सम को, वो जगह तो फर्क हो ही जाएगी। तो नाउ यू हैव टू somehow communicate the sum from one process to another process. So there are mechanisms for that, but it's going to take some effort. ठीक है? थ्रेड्स के केस में क्या है कि ग्लोबल आपके पास, इस तरह कह रहा हूं, खैर करते इस तरह कोई नहीं है, लेकिन ग्लोबल आपके पास वेरिएबल है, उसके अंदर यू कैन राइट इट। ठीक है, एंड यूर डन। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स शेयर्ड होते हैं थ्रेड्स के दरमियान में। ठीक हो गया? उससे बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, थोड़ी देर में बनाते हैं, लेकिन सो एटलीस्ट शेयरिंग डाटा इज ईजी। ठीक हो गया? ओके। आईपीसी आपको नहीं करनी पड़ती शेयरिंग करने के लिए, वरना अगर दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके तरीकेकार बाद में और भी देखेंगे फिर। ऑलराइट, सो यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल सीपीयूज इवन इफ यू हैव जस्ट वन प्रोसेस। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो फिर तो मल्टीपल सीपीयूज आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सही है? सो इफ यू आर रनिंग एमएस वर्ड एंड फायरफॉक्स एंड बोथ रन ऑन सिंगल थ्रेड्स, तो एक प्रोसेस एक कोर के ऊपर रन हो जाएगा, एक दूसरे कोर के ऊपर रन हो जाएगा। सही है? बट टिपिकली इन फॉर इंस्टेंस लार्ज स्केल सिस्टम्स, जब आपके पास डेटाबेस का एक सर्वर है, ठीक है, अभी आप लोग डेटाबेस वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको पता है एक सर्वर जो है वो बैठा होगा, एंड इट्स एन इंटेंसिव पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। लार्ज स्केल सिस्टम्स के अंदर डेटाबेस सर्वर जो है वो अपना डेडिकेटेड मशीन के ऊपर बैठा होता है। ठीक है, और उस मशीन के अंदर लेट से 8 कोर हैं, या सर्वर मशीन है उसके अंदर 16 या 32 कोर हैं आपके पास। ठीक है, अब अगर डेटाबेस सर्वर जो है वो एक कोर के ऊपर रन हो रहा है, एक प्रोसेस है और एक कोर के ऊपर रन हो रहा है, तो बाकी 15 क्या करेंगे? ठीक, if you split it into different processes, that's going to be heavyweight, plus you need to figure out inter-process communication. तो हम करते क्या हैं कि we create one process with multiple threads, each thread running on a different core. समझ आ गई? देखें, कहने का मतलब यह है कि if you have a single process और threads नहीं है तो वो एक ही कोर के ऊपर रन होंगे। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक टाइम पे उसकी बारी, एक ही बारी आएगी और वो वहां पे रन हो जाएगा जाके। सही? अगर आप चाहते हैं कि बाकी के कोर्स को भी इस्तेमाल किया जाए और प्रोसेस मल्टीपल नहीं क्रिएट करने, वो एक ही प्रोसेस है हमारे पास, और काम हमने कोई करना ही नहीं है, ये एक ही काम करना है, डेटाबेस मैनेज करना है। ठीक है, डेटाबेस की रिक्वेस्ट को सर्व करना है हमने। ठीक है, एसक्यूएल की क्यूरी आएगी, हमने एसक्यूएल की क्यूरी का जवाब देना, दैट इज द ओनली थिंग दैट दिस मशीन इज गोइंग टू डू। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है जी, थ्रेड्स बनाते हैं ताकि हर कोर के ऊपर एक थ्रेड रन हो सके, ताकि हमारे पास सारे के सारे कोर जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। ठीक है, 4 कोर है, 2 थ्रेड, 2 को एक काम, तो फिर मैंने करना चाह रहे हैं, 2 कोर असाइन। अगर आपके पास 2 थ्रेड्स हैं तो 2 कोर असाइन हो सकते हैं, डिपेंड करता है आगे आ रहा है। ठीक है, बट एटलीस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपके पास एक ही थ्रेड है तो वो तो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो तो एक रन होगी तो फिर अगली रन होगी, फिर वो होगी तो फिर अगली होगी, वो तो एक साथ नहीं रन हो सकती। मतलब अगर आपने कहा कि जी एक क्यूरी आई, उसकी मैंने रिस्पॉन्स जनरेट करना है, अभी वो हो रहा है, तो जब तक वो हो रहा है तो और कोई काम तो नहीं हो सकता, इस कोर के ऊपर तो दूसरा काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर दूसरी क्यूरी आई और आपने एक नया थ्रेड उसके लिए बना दिया, वो दूसरे कोर के हवाले कर दिया, तो उस क्यूरी का इस क्यूरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर आपने 2 अलग अलग क्यूरीज लिखी हैं तो दोनों का आपस में तो कोई ताल्लुक नहीं होता ना। ठीक है, तो दोस कैन बी देन एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। ठीक है, एक बात सही। तो टिपिकली होता यही है आपके पास सर्वर्स में कि थ्रेड्स बनते हैं। आगे उसकी तरफ आ रहे हैं। सो द वे दीज आर इंप्लीमेंटेड इज विद ईच पीसीबी आपके पास उसके अंदर एक लिस्ट होती है विच इज फॉर द थ्रेड्स विद इन दैट प्रोसेस। एक पीसीबी एक प्रोसेस के लिए हो गया, सो दिस इज P1। इस P1 के आपके पास 3 थ्रेड्स हैं, T1, T2 एंड T3। ये आपके पास P2 है, इसके अंदर सिर्फ आपके पास
यू कैन कॉल दिस T1 एज वेल, क्योंकि ये T2 का है, और P3 का T1 और T2, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एक लिंक लिस्ट का पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर किस चीज को पॉइंट कर रहा होता है, आपकी एक और लिंक लिस्ट को, विच इज अ लिंक लिस्ट ऑफ द थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स, ठीक है जी। तो एसेंशियली इसके अंदर भी वही चीजें होती हैं जो कि ये प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करता, जो कि हमने ऊपर चीजें लिखी हुई हैं। सो थ्रेड आईडी, सेव्ड रजिस्टर्स, तो जब कॉन्टेक्ट स्विच किया जाता है तो पहले कॉन्टेक्ट स्विच करने के लिए आप यहां से यहां जाते थे, अब आप कॉन्टेक्ट स्विच करने के लिए यहां से यहां भी जा सकते हैं, ठीक है। सो आप T1 ऑफ प्रोसेस 1 से T1 ऑफ प्रोसेस 3 में भी जा सकते हैं, T1 ऑफ प्रोसेस 1 से T2 ऑफ प्रोसेस 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है। सो थ्रेड के दरमियान में स्केड्यूलिंग इस तरीके से होती है। ये बात पहले बताई थी कि ये टिपिकली जो है देयर इज अ सुपरवाइजर व्हिच डज दिस, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है जी। सही हो गया, ओके। दो किस्म की, हाँ, दो किस्म की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अब होती है हमारे पास। अगर इफ यू से जस्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो दैट इज प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, हो सकती है, क्योंकि सारी बात है इफ यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस तो वो भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक आप थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जाते हैं, उसी प्रोसेस के अंदर रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। लास्ट टाइम देखा था। सो स्केड्यूलिंग, अब ये स्केड्यूलिंग करता कौन है, ठीक है। तो पहले बताया था कि ये आपके पास सुपरवाइजर होता है, बात गलत की थी, अभी सही बात देख लें। सो सुपरवाइजर इज नॉट नेसेसरी। सुपरवाइजर क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू ऑप्शंस, टू मेजर ऑप्शंस हैं। इसकी वजह से आगे सारी जितनी डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि हु इज या हु कैन सी दी थ्रेड्स, या ज्यादा आसान अल्फाज में, डज द ऑपरेटिंग सिस्टम नो दैट देयर आर थ्रेड्स इन द प्रोसेस, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहे कि भाई प्रोसेस 1 साहब ये आपकी बारी है, ये ले लें, जो करते हो करो, ठीक है। वो क्या करता है, सुपरवाइजर के पास कंट्रोल आता है, सुपरवाइजर कहता है थ्रेड 1 को मैं चला रहा हूं अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल कोड तो नहीं देखता ना, एप्लीकेशन का कोड तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं नजर आता, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल जाती है जब होती है। तो आपने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंट्रोल पास किया सुपरवाइजर को P1 के, ठीक है, सुपरवाइजर ऑफ P1। इसने क्या कहा कि जी मैं अभी रन करता हूं T1 को, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोबारा सुपरवाइजर आया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, जब वापस कंट्रोल आया तो फिर सुपरवाइजर के पास आया, सुपरवाइजर ने क्या कहा कि अब मैं T2 रन करता हूं, एंड सो ऑन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सारी चीज जो है वो ऐसे नजर आ रही होती है जैसे बस ये प्रोसेस 1 रन हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, उसको उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसको नहीं पता कि भाई थ्रेड भी कोई चीज होती है, वो ये समझ रहे बस इसका कोड है ये रन हो रहा है, P1 का कोई कोड है ये रन हो रहा है। सही हो गया, ये बात समझ आइए, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड। यूं कहें कि आपका जो सुपरवाइजर है दैट इज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, आप रन कर लें, आपकी बारी है, ठीक है। वो वहां पे अंदर जाके क्या करता है कि वो कहता है हाँ जी अब मैं, मेरी बारी चूंकि आ गई है तो मेरी बारी से मुराद है कि मैं T1 को अभी एग्जीक्यूट करने दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं T2 को एग्जीक्यूट करने दूंगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैं अपने पास कर रहा हूं, अपने रजिस्टर्स वगैरह के अंदर मैंने खुद एक यूजर स्पेस की एक लाइब्रेरी स्केड्यूलिंग की बनाई हुई है। तो मेरे पास एक स्केड्यूलर होगा जो कि यूजर स्पेस में मेरी एप्लीकेशन के कोड के अंदर लिखा हुआ होगा। नहीं पे आते हैं, अभी नहीं पे आते हैं। ये वो केस है जिसमें सुपरवाइजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड्स का नहीं पता, ठीक हो गया, यहां तक बात सही है। सो इट्स essentially the responsibility of the application or the process to manage its own threads, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेयर, सही, ये बात सही अच्छे तरीके से समझ आई, मैं सवाल पूछने लगा हूं, समझ आ गई, ओके। स्केड्यूलर सुपरवाइजर दोनों, सो सुपरवाइजर इज बहुत सारे काम करेगा, उसमें से एक काम अपने थ्रेड्स की स्केड्यूलिंग भी है। एक स्केड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक, ओके। तो सवाल सुने, ये केस है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स, ठीक। आपका थ्रेड T1 रन हो रहा है, मैं जान के नहीं बना रहा, मुंह से बोल रहा हूं, सुने और से। आपका थ्रेड T1 रन हो रहा है प्रोसेस 1 का, उसने एक सिस्टम कॉल की इनपुट आउटपुट के लिए, दो थ्रेड्स और भी हैं T2 और T3, सही हो गया। दोबारा सुने, P1 है, उसके अंदर 3 थ्रेड्स हैं T1 T2 T3। T1 ने इनपुट आउटपुट के लिए एक रिक्वेस्ट की है कि हार्ड डिस्क से ये डाटा रैम के ऊपर लोड कर दें। T2 कौन सी स्टेट में होगा इस वक्त, जब सिस्टम कॉल चली गई उसके बाद T2 कौन सी स्टेट में होगा? थोड़ा सा आगे चलाएं ताकि वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच जाए, फिर किस स्टेट में होगी?
तो सारे प्रोसेस को रोक देगा ना, क्योंकि उसे अगर नहीं पता तो फिर तो सारे जी process- जी देखें, आपके पास ये P1 चल रहा है, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। T1 T2 T3 ऑपरेटिंग सिस्टम को सिरे से नजर ही नहीं आ रहे। उसको ऐसे पता चला जैसे इस प्रोसेस ने मुझे एक एप्लीकेशन, मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है, सिस्टम कॉल भेजी है कि ये डाटा यहां से लोड करो रैम के अंदर। तो इट्स नॉट अवेयर कि थ्रेड्स का क्या किस्सा है, उसने उठा के पूरे प्रोसेस को डाल देना ब्लॉक में। ठीक हो गया? तो T1 भी क्या ब्लॉक हो गया, T2 भी ब्लॉक हो गया, T3 भी ब्लॉक हो गया। सही, अग्रीड? ये बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो थ्रेड्स पता ही नहीं है ना कि वो तीनों को डिफरेंशिएट करे कि भाई रिक्वेस्ट T1 ने मुझे भेजी है, मैं T1 को ब्लॉक करूं। ठीक हो गया? तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका मसला है। मसला क्या है कि व्हेन यू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नॉट अवेयर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या करेगा? अगर आपके पास 25 थ्रेड चल रहे हैं, उनमें से कोई एक भी आया करेगा, सारे ब्लॉक हो जाएंगे, उनकी बारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस की बारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड्स का तो पता ही नहीं है, उसको यूं लगा कि इस प्रोसेस ने मुझे आयो की रिक्वेस्ट भेजी थी, बैठ जाए जाके ब्लॉक में आप, तो उसके अंदर जितनी चीजें थी सारी ब्लॉक होगी, क्योंकि इस प्रोसेस की बारी आएगी तो फिर उसके किसी थ्रेड की बारी आएगी। ठीक हो गया? यहां तक सही है? सो ये बहुत बड़ा मसला है। हमने थ्रेड्स मल्टीपल इसलिए बनाए थे, हमने बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। ठीक है, बहुत सारे काम हमने एक साथ करने का मसला ये था कि अगर सीपीयू इंटेंसिव काम होते फिर तो ठीक था। आमतौर पे हम स्लो डाउन होते ही आयो की वजह से हैं। ठीक, आयो आ जाता है तो फिर हम इंतजार कर रहे थे सीपीयू, अगर आयो ना हो तो फिर तो सीपीयू अपना काम करता रहेगा। सीपीयू वेस्ट हो इसलिए रहे थे क्योंकि आयो आता था, और अब आयो आने की वजह से वो 25 के 25 थ्रेड ब्लॉक हो जाते हैं। सो दिस इज अ हॉरेबल सोल्यूशन। ठीक है, ये सुपरवाइजर वाला सोल्यूशन बड़े अरसे तक चलता रहा है, उसके अपने कुछ फवायद थे, लेकिन एसेंशियली नोबडी डज दिस नाउ। इसको थोड़ा सा देख लें आपके पास कि सो अ थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर, ये पूरी चीज है। सो दिस इज अ थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर। ठीक है, अ स्केड्यूलर ऑफ ए थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम schedules threads not processes। ये वो दूसरा केस है जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड्स का पता होता है। आपका प्रोसेस जब थ्रेड क्रिएट करता है तो वो घर बैठ के नहीं बना लेता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है भाई मेरे लिए एक थ्रेड बनाओ, ठीक है, या मैं एक थ्रेड बना रहा हूं। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रेड का पता है, तो जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को जब थ्रेड का पता है तो वो क्या करता है कि जब किसी थ्रेड से सिस्टम कॉल आती है तो वो उस एक थ्रेड को ब्लॉक करता है। ठीक है जी, पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि उसको अब पता है कि ये थ्रेड T1 ने मुझे सिस्टम कॉल भेजी है, T1 को मैं ब्लॉक स्टेट में डाल रहा हूं, और जो बाकी के T2 T3 हैं वो रेडी में है या जिस भी स्टेट में। पिछले वाले में सिर्फ एक थ्रेड रन हुआ था, बाकी सारे नहीं रन हो रहे। बाकी सारे रन हो ही नहीं सकते थे क्योंकि दे वर ऑल ब्लॉक्ड थे, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं था कि बाकी भी हैं। ठीक है, तो एक की वजह से उसने सबको वो कर दिया। ये काम स्केड्यूलर करता है, ये एक थ्रेड जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर जो होता है। ठीक है, सो एसेंशियली आगे जाके हम जब स्केड्यूलिंग देखेंगे थोड़ा सा बाद में, आमतौर पर स्केड्यूलिंग पहले पढ़ाई जाती है, ये चीज़ बाद में पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन मैं इनका फ्लो फॉलो कर रहा हूँ, ये रुटगर्स वालों का ये ज़्यादा बेहतर है, ये कहानी अच्छी बनती है। ठीक है, स्केड्यूलिंग हमने छोड़ी हुई है अभी तक। सो स्केड्यूलिंग जब हम देखेंगे तो वहाँ पे आपने जहन में ये रखना है कि हम कहेंगे प्रोसेस 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 प्रोसेस, सब स्लाइड्स में भी प्रोसेस लिखा होगा, मुंह से भी प्रोसेस बोलेंगे, वो प्रोसेस नहीं होते, वो थ्रेड्स होते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल जो स्केड्यूलिंग की जाती है वो प्रोसेस की नहीं की जाती, वो थ्रेड्स की जाती है। ठीक है, ये जहन में रखना है वहाँ पे उस टाइम पे जब आएगा तो। इसलिए इनपुट आउटपुट लेना वो यूजर से वो नहीं, वो ये कहानी नहीं है, वो कुछ और मसला है। वो अल्लाह ना करे कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फंस गए तो फिर उधर बात करेंगे। ठीक है, सख्त बोर सब्जेक्ट है। ओके, आप लोगों ने वैसे ये ज़रा सुन रहे हैं, सोच रहे हैं ना आप लोग कि जी थ्योरी के सब्जेक्ट बोर होते हैं। ठीक है, पहले भी शायद कोई थ्योरी पढ़ी हो, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डेंस थ्योरी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में है, तो इधर बोर हो रहे होंगे कि ये क्या बोर सब्जेक्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसके बाद फिर पूछूंगा। ठीक है, दुआएं देंगे। हाँ जी, चले। एनीवे, सो स्केड्यूलिंग वापस आ जाए, ये बात कहाँ से आई है? राइट, सो अ प्रोसेस नाउ इज एसेंशियली अ कंटेनर फॉर थ्रेड्स। तो आपके पास वो जो हमने टास्क ट्रक देखा था उसकी अपनी तफसील है, लेकिन एसेंशियली पीसीबी के अंदर आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है बस वो इंफॉर्मेशन ही होती है, और प्रोसेस कुछ करता नहीं है। एसेंशियली वहाँ पे थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं और हर काम फिर थ्रेड से होता है। तो जो आपके पास आमतौर पे अगर आप मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो देखेंगे तो उसके अंदर हमेशा लफ्ज़ कहा जाएगा कि मेन थ्रेड की बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप मेन लिखते हैं ना C++ के अंदर या किसी भी जगह पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन का फंक्शन लिखते हैं तो एसेंशियली उसके लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है। ठीक है जी,
तो हम उसको फिर प्रोसेस कहते नहीं, हम उसको कहते हैं मेन थ्रेड। तो आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में पढ़ेंगे ना कि कहीं पे वो इन्फिनिट लूप है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको लफ्ज मेन थ्रेड का नजर आएगा। एंड्रॉइड की जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी उसके अंदर भी मेन थ्रेड आता है, ठीक है जी। आपके पास अक्सर लार्ज स्केल डाटा साइंस वगैरह की वो हैं लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर भी जब एरर आता है कंप्यूटेशन में, जब कोई बॉटल नेक वगैरह आता है, तो वो एरर जो आपको देता है दैट इज के मेन थ्रेड के अंदर मसला है, ठीक है जी। तो वो थ्रेड इस वजह से कहते हैं। सो एसेंशियली नाउ द शेड्यूलर हैज टू रियलाइज कि कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो होगा अमंग थ्रेड्स, ठीक है जी। थ्रेड्स के दरमियान में अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रेड में अगर करते हैं, स्विच करते हैं, T1 ऑफ P1 से T2 ऑफ P2 में जाते हैं अगर, ठीक है जी, एक प्रोसेस के थ्रेड से दूसरे प्रोसेस के थ्रेड में अगर जा रहे हैं आप, तो दैट्स गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी एक तफसील थोड़ी सी आगे आ रही है कि उसके अंदर और क्या बात होती है, सही है। लेकिन अगर आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जा रहे हैं सेम प्रोसेस के अंदर, तो दैट्स फेयरली एफिशिएंट, ठीक है जी, क्योंकि कम चीज़ें हमें स्विच करनी पड़ती हैं। वो क्यों है उसकी वजह अभी नहीं समझ आएगी, यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, तीनों को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। एसेंशियली मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में जाके फिर ये देखेंगे कि आपके पास ये जो मेमोरी मैप का मसला है ना, ये बड़ा गंदा मसला है, ठीक है जी। इवन दो द मेमोरी मैप इज शेयर्ड थ्रेड्स के दरमियान में, लेकिन फिर भी उसकी वजह से मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। तो एक आध छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा जो इसके मसाइल हैं वो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर करेंगे तब पता चलेगा। एंड अगेन ये कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। व्हेन यूर राइटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस जब आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर क्रिएटिंग ए लार्ज स्केल वेबसाइट, ठीक है, आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, एक तो वेबसाइट होती है ना, आप कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह ये फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये जो चीज़ें आपके पास, इनके अंदर आप किसी ऐसी छोटे से सर्वर के ऊपर काम नहीं कर सकते, यू नीड वेरी लार्ज स्केल सिस्टम्स, ठीक है। या उनको छोड़ दें, हमारे यहाँ पे लोकल ले लें, लेट्स से आप पुलिस का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ हेडक्वार्टर, उसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी। नादरा का सिस्टम इंतहाई थका हुआ सिस्टम बना हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या वो बना रहे हैं। लेकिन लेट्स से यूर इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि नादरा के लिए कोई डिप्लॉयमेंट कर रही है, ठीक है जी। नादरा का जब सिस्टम बना था, बड़ी मज़ेदार बात है वो, एटलीस्ट मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है, मेरा ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा थका हुआ है, लेकिन बार सुनाता हूँ, शायद मज़ा आ जाए। सो मेरा एक दोस्त था, वो उधर होता था, आई गेस एबटाबाद में के मानसेरा में, वहाँ पे इसकी पोस्टिंग थी, नादरा में वो होता था। तो उससे मैंने पूछा कि क्या तुम लोग किस तरीके, क्योंकि उससे पहले मैं देख चुका था, मैं गया था उधर लाहौर में गया था जब नादरा का सिस्टम रेवेन्यू के साथ इंटीग्रेट वो कर रहे थे, लैंड वगैरह का जो होता है, तो वहाँ पे मैंने नादरा का सिस्टम देखा तो बड़ा अफसोस हुआ था। तो आई गेस मैंने शायद पहले बताया आप लोगों को, लेकिन खैर है, बर्दाश्त करें, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले वो वाली बात बताता हूँ, ठीक है। आज मेरे पास कराने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा मैं कहानियाँ सुनाऊँगा आप लोगों को। तो वहाँ पर मैं गया तो लैंड रेवेन्यू ये होता है कि भाई कौन सी ज़मीन किसकी है, ठीक है, जिन लोगों की ज़मीनें वगैरह उनको शायद पता होगा कि कौन सी ज़मीन किसकी है। सो वी वर ट्राइंग टू ऑटोमेट हमारे यहाँ पे केपी का जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, ठीक है, वो हम कर रहे थे। तो वी वेंट देयर, उनका हुआ था, तो वहाँ पे हम देखने गए कि उन्होंने किस तरीके से किया है। तो उन्होंने कहा हमने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया और ये है और वो है, फलाना हो जाता है, ढींगना हो जाता है। हमने कहा चलो सिस्टम देखते हैं। तो सिस्टम उस बंदे ने खोला, तो मुझे लैंड दिखा रहा था, एक विंडो सी थी जिसके अंदर मैप नज़र आ रहा था, ठीक है, कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको इधर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ज़मीन किसकी है। तो ज़बरदस्त, इसको थोड़ा जूम आउट करें। उसने एक बटन के ऊपर क्लिक किया ना, सो दिस इज़ अराउंड 2005 नहीं 2008, अराउंड 2008, ठीक है, उस ज़माने की बात है, ठीक है, फोटो देते थे। सो उसने क्लिक पे जूम आउट किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ये स्क्रॉल से क्यों जूम आउट नहीं हो रहा? मैंने कहा चलो खैर है, क्लिक से जूम आउट हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसको मैंने कहा इसको थोड़ा सा राइट साइड पे स्क्रॉल करें। सो कम से कम स्क्रॉल बार तो 1980 में ईजाद हुई है, तो देयर वाज नो स्क्रॉल बार इन इट, ठीक है। तो इस तरह मुझे वो अभी तक मेरे जहन में वो फंसी हुई है, मैं बताता हूँ। सो देयर वाज दिस मैप एंड देयर वाज अ बटन ओवर हियर एंड अ बटन ओवर हियर एंड अ बटन ओवर हियर एंड अ बटन ओवर हियर। सो दिस वाज राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ठीक है, लाइक लिटरली लाइक दैट। सो उसको मैंने कहा राइट पे स्क्रॉल करें, तो बटन पे क्लिक 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 क्लिक, तो वो चीज़, तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मुझसे सारा सिस्टम ही भूल गया। मैंने कहा इससे मैं और क्या पूछूंगा, इनको स्क्रॉल बार का नहीं पता। सो देयर वाज नो स्क्रॉल बार। सो नादरा का सिस्टम जो है वो एसेंशियली इस किस्म का सिस्टम है, ठीक है, एटलीस्ट उस वक्त ये था। अभी कभी बताता हूँ, खैर है, अभी कभी बताता हूँ कि अभी कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो आप कह रहे हैं ना 2008, खैर 12 साल गुजरेंगे, शायद कुछ अच्छा हो गया होगा। अभी बताता हूँ, खैर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। सो बहरहाल वो सिस्टम हमने देखा, बहुत सख्त था सिस्टम था। फिर ये दोस्त मेरा बता रहा था, उससे मैंने इसलिए पूछा कि भाई वहाँ पे आजकल क्या करते हो ना, नादरा का सिस्टम है, पूरे आपकी डिस्ट्रिक्ट का उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, आप लोगों ने हेड ऑफिस के साथ सिंक। तो मैंने कहा यार कोई
सिस्टम बनाया होगा डेटाबेस के सिंक्रोनाइजेशन वगैरह होगी, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपके पास डेटाबेस के अंदर। तो उससे मैंने पूछा कि मुझे पता चलेगा किस स्केल पर काम। कहते हम इस तरह करते हैं कि पूरे दिन में जो डाटा हमारे पास आया होता है तो वो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्यूरीज वगैरह देखी है ना, वो डाटा एक क्यूरी लिखते हैं, वो कहते हैं वो सारी क्यूरीज हम एक जगह पे डंप कर लेते हैं, उसको एक सीडी में राइट कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल को, और वो सीडी हम बजरिया पाकिस्तान पोस्ट भेज देते हैं इस्लामाबाद। जी ये 8 के तो बाद की बात है, 11 होगा, 2011 होगा इससे। मुझे अब याद नहीं कि मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था, क्योंकि इसके बाद फिर सवाल बनता ही नहीं है कि सीडी पे राइट करके देवर सेंडिंग द डाटा। सो नादरा का सिस्टम ये 11 आई गेस 10-11 के टाइम की बात है, उस टाइम पे ये डाटा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इस तरीके से हो रही थी। अभी हम देखेंगे आगे यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हेन यू डू स्टफ लाइक दैट, व्हेन यू डू स्टफ लाइक दैट, ठीक है, तब भी मसले आते हैं। व्हेन यू पुट इट इन अ सीडी एंड सेंड इट खोते में डाल के दूसरे शहर में, तो इट्स गोइंग टू बी अ हॉरेबल मैस, जो कि है नादरा फिर आगे से, ठीक है। तो जी हाँ, जी। अब वो तो किसी ने टेस्ट ही नहीं किया था ना, सिर्फ से किसी ने तकलीफ ही महसूस नहीं की, कोड लिखा हाँ जी कोड सही है चलो, ठीक है, जैसे हमारे ये फ्लेक्स और स्लेट वाले करते हैं, ठीक है, कोड चेंज करते हैं 10 प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हैं। सो प्रॉड तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रोडक्शन होता है, सैंड बॉक्सिंग होती है, किसी ज़माने में बताया था। So, मसला ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है इसलिए ऐसे है, ना पढ़ी होती तो शायद सही हो रहे थे। सो एनीवे इससे अगले वाली कौन सी चीज़ थी, यस, सो अगेन सो 2012-13 की बात, सो नहीं 14 की बात है, हाँ एग्जैक्टली 14, अब ये 14 मैं आपको बता रहा हूँ। सो 14 में ये हुआ कि आई गॉट मैरिड, और बेटी जब मेरी हुई तो उसका मैंने पासपोर्ट बनाना था, तो उसके लिए यू नीड फॉर्म बे, ठीक है, फॉर्म बे जानते हैं ना सारे, ठीक है, फॉर्म बे। सो उससे पहले वो वाइफ का आईडी कार्ड दोबारा बन चुका था, और किस्सा कहानी हुई भी थी। सो मैं गया नादरा के ऑफिस, मैंने कहा जी फॉर्म बे बनाना है, अच्छा जी ये फॉर्म लें, ये फिल करें, बैठ गया जी, सारा उसका किस्सा फिल किया मैंने, क्या है जी, तो फादर का नाम, मदर का नाम वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारी किस्सा कहानी कर दी, डाटा एंट्री कर रहा है उसने। तो कहते हैं आप तो मैरिड नहीं हैं। क्या मतलब आप मैरिड नहीं हैं? कहते हैं हमारे रिकॉर्ड में तो आप मैरिड नहीं हैं। मैंने कहा भाई ये मेरी वाइफ का कार्ड है, ये इसके अंदर हस्बैंड नेम लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये कार्ड इशू किया है। कहते नहीं उनका स्टेटस मैरिड है, आपका नहीं है। मुझे परेशान कर दिया, क्या बकवास। तो स्टेटस इन लोगों ने जिस तरीके से बनाया ना, यूर स्टडिंग डेटाबेस, तो आप लोगों को पता होगा कि यू नीड टू हैव अ कॉलम विच सेज देयर शुड बी अ फॉरेन की, जो कि कह रही है कि हस्बैंड CNIC नंबर इज द प्राइमरी की, ठीक है, पूरे नादरा के अंदर। सो हस्बैंड CNIC शुड बी हियर। वंस इट्स देयर तो यू कैन डू द जॉइन, और आप निकाल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है, देयर इज एन एरो गोइंग देयर, ठीक है जी। तो वो एरो नहीं है खैर से नादरा के डेटाबेस के अंदर। सो मुझे इसेंशियली अच्छा जी इसका इलाज क्या है, वो उस टाइम पर उनके साथ तो लड़ाई नहीं कर सकते, वो तो उठा के बाहर निकाल देंगे। सो दिस आई वाज इन दी एग्जीक्यूटिव सेंटर, ठीक है, खर्चा करके गया हुआ था मैं, किसी फजूल जगह पे तो गया भी नहीं था। एनीवे सो इलाज क्या है इसका, अब आप इस तरह करें कि आप दोबारा सिरे से अपना कार्ड पहले बनाएं, उसके अंदर अपना स्टेटस आप मैरिड करवाएं। उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपका वो निकाह का फॉर्म, और वो नादरा की रजिस्ट्रेशन निकाह की, और वगैरह वगैरह। चलो जाके लिया बता। सो फर्स्ट आई हैड टू चेंज माई सेल्फ टू बीइंग मैरिड, ठीक है, वहाँ पे दोबारा बाकायदा करना पड़ा, एंड देन आई कुड क्रिएट द फॉर्म बे, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली भी एक बंदा मुझे कह रहा था, कहता है मैं जा रहा हूँ अपने बेटी का फॉर्म बे बनाना, कहीं बाहर जा रहे थे, उसको मैंने कहा मैरिड हो कि नहीं हो, क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा पहले जाके नादरा से पता करो। तो ये सारी कहानी उसको भी दोबारा करनी पड़ी। सो ये दिस इज़ 2014, ठीक है, ये तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि 2014 इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं। उससे एक साल बाद की इस तरह की कोई चीज़ थी कि वी रिक्वेस्टेड, एक उस वक्त तक थोड़े से बड़े हो चुके थे, तो ज़रा बड़े लोगों से भी कुछ थोड़ी बहुत बातें करते थे। तो नादरा वालों से कुछ डाटा चाहिए था एक जगह पे, तो ही हैड एक्सेस, उस बंदे का एक्सेस। उसने कहा कि मैं ऑफिशियली तो आपको नहीं दे सकता, बट स्टूडेंट था मेरा, तो उसने कहा कि आई गिव यू सम डाटा जो कि जिसके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है नादरा, एटलीस्ट हमें स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा ना, इवन इफ यू गेट लाइक 10 रिकॉर्ड्स
फ्रॉम ईच टेबल, तो पहली बात है कि नादरा के अंदर एक टेबल है, पूरा वड्डा सारा एक टेबल है, लेकिन चले सो इवन इफ यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उसके साथ आप कुछ कर सकते हैं. सो से मत ये पूरा मुल्क किस तरह चल रहा है, आप लोग हंस रहे हैं. ज़रूर. सो उसने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे दूंगा. मैंने कहा चलो डाटा मिल जाएगा, तो नादरा का डाटा मिलेगा, नहीं मिलता, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है मिलना भी नहीं चाहिए किसी को दुनिया. तो उसने कहा इस तरह है कि PDF फाइल्स हैं. क्या मतलब PDF फाइल्स हैं? सो द फॉर्म, द तरीकाकार जो है वो क्या है, ठीक है. सो दिस इज लाइक 15-16. सो व्हेन यू फिल द फॉर्म दे टेक योर हैंड रिटन फॉर्म, ठीक है, जब होता है तो, या कभी वो खुद एंट्री करते हैं, दे पुट दैट इनटू द डेटाबेस विच बाय द वे इज नॉट यूनिकोड, अपनी कुछ उनकी बकवास किस्म की इनकोडिंग है, खुद बनाई हुई है, पता नहीं क्यों. सो बहरहाल दे पुट इट इन द डेटाबेस एंड देन दे टेक अ प्रिंट आउट एंड देन दे गिव इट टू यू टू वेरीफाई दैट दिस इज करेक्ट. तो अभी इन्होंने खुद जनरेट किया है एंड आई हैव टू वेरीफाई दैट दिस इज करेक्ट. सो वेरीफाई से मुराद ये नहीं है कि मैं देखूं कि मेरा नाम सही लिखा हुआ है कि नहीं. आई हैव टू गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम सम अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ 18 ग्रेड जो कि कहेगा कि ये बातें सही लिखी हुई हैं. सो उसको पता होगा कि ये डाटा सही है फॉर सम रीज़न. एनीवे बहरहाल वो तो मेरे पास एक, ये मुझे मैं क्लिप कर दूंगा, लेकिन बहरहाल मेरे पास एक हमारे एक टीचर है, उनकी मेरे पास स्टैम्प पड़ी हुई है, उनका साइन भी मैं खुद करता हूँ, खड़ा बाहर जाके करके वापस ला देता. सो एनीवे वो अटेस्टेशन करके उनको यू गिव इट बैक टू देम. सो देन दे स्कैन दैट पेज विच दे प्रिंटेड देमसेल्फ एंड देन दे पुट दैट स्कैन इनटू द डेटाबेस. ये तब्दीली से पहले पता नहीं किस ज़माने का, तो मुझे दोनों सूरतों में उनके साथ भी काम. तो अगेन मुझे सारे का सारा लेक्चर ही शायद क्लिप करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ मेरा कोई काम नहीं. सारे पॉलिटिशियंस सारे के सारे उर्दू के पट्टे हैं, एक नंबर के सारे, शुरू से आखिर तक, सही है. ये जो लोग हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना, जो कि आप लोग होंगे आगे जाके, आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग होंगे अगर बेरोजगार ना फिर रहे हो. सो ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ना, जो इंजीनियर है, ये जिस तरह ये BRT का जो कहते हैं ना, मुझे कोई काम नहीं है PTI के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है. मेरा उस इंजीनियर के साथ काम है जिसने इसके ऊपर दस्तखत किए थे इस नक्शे के ऊपर, उसको लेके आओ, ठीक है, उसको पकड़ के मारना चाहिए. पॉलिटिशियन गरीब को क्या पता, उसको क्या पता है जो नक्शा इतना बड़ा सारा बना होता है किस किस्म का होता है, ठीक है. इंजीनियर को मारना चाहिए. एनीवे वापस आए नादरा की तरफ जरा, ये कहीं और पैसे थे, उसके टीचर्स को भी जाके मारना चाहिए. हाँ सही, हमने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी. सिविल हमारे पास है, लाहौर कैंपस में कुछ. एनी सो दे टेक दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. एंड सब्र करें, मैं वापस इधर फास्ट पहुंचाता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं. अब जब मैंने क्लिप करना ही है तो फिर मैं सारी बात देता हूँ. सो दे टेक दैट scan image and that is what goes into the database, not the information that they generated themselves. इस वजह से फिर ये लोग वो नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते डाटा के ऊपर, ठीक है. मर्दमशुमारी करनी, मर्दमशुमारी किस लिए कर रहे हो? काउंट की क्यूरी लगाओ, पता चल जाएगा इतने बंदे हैं, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है. जिसने CNIC कार्ड नहीं बनाया हुआ, दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी. तरीकाकार ये होता है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. एनीवे वापस चले. अच्छा, सो दैट इज व्हाट हैपन. हमारे यहाँ क्या होता है? सो ये मेरा अभी इंटरनेट नहीं होगा, हाँ है भी, दिखा दूँ शायद. सो एनीवे, सो साइंसेज में क्या तरीकाकार होता है? सो दे हैव एन इंटर ऑफिस मेमो होता है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे लिखा होता है कि जी परसों छुट्टी होगी, ठीक है. तो परसों छुट्टी नहीं है, लेकिन लेट्स से इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि सो व्हाट दे डू इज दे राइट इट इन MS Word एंड देन दे टेक अ प्रिंट आउट एंड अपने डायरेक्टर के सामने रखते हैं. डायरेक्टर साइन करता है, ठीक है. जब वो साइन कर देता है फिर उसको स्कैन करते हैं, फिर उसको स्कैन करके ईमेल के अंदर स्कैन लगाते हैं और ईमेल के ऊपर लिखा होता है प्लीज़ सी द अटैचमेंट, और वो स्कैन जो है वो भेजते हैं, वो इमेज जो है वो भेजते हैं और हमें इमेज खोल के फिर देखना पड़ता है. मैं भी उनकी फैकल्टी की लिस्ट में हूँ, तो वो इमेज हमें खोल के देखना पड़ता है. सो द इन्फॉर्मेशन इज़ इन PDF एंड JPG फॉर्मेट. सब जगह पे इन्फॉर्मेशन जो बैठी हुई है वो JPG फॉर्मेट में बैठी हुई है, ठीक है जी. हमारे यहाँ थोड़ा सा बेहतर है कि एटलीस्ट हम करते क्या है कि आप लोगों ने देखे भी होंगे शायद कुछ को, हमारा थोड़ा सा बेहतर है कि एटलीस्ट ईमेल के अंदर लिखा हुआ था कि भाई ईद उल अज़हा की छुट्टी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है. कुछ अर्से पहले तक ये होता था कि MS Word की फ़ाइल हम बनाते थे और MS Word की फ़ाइल ईमेल में अटैच करके भेजते थे. कभी कभी होता है, अभी कभी कभी होता है. सो देयर इज़ नो सिग्नेचर ऑन दैट MS Word फाइल. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ दैट MS Word फाइल इज. सो वो टेक्स्ट फाइल है जो कि उधर भी है और इधर भी है, तो
व्हाट्स द पॉइंट? अगर कोई रेफरेंस नंबर है दैट कैन ऑल्सो गो इनटू द ईमेल. सो ये सारी कहानी का जो मकसद है, वो टाइम ज़ाया करना था नहीं, ये सारी कहानी का जो मकसद है वो ये है कि व्हेन यू आर डूइंग ऑटोमेशन यू नीड टू फिगर आउट कि आपका प्रोसेस जो है वो किस तरीके से चलता है. इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी दूसरे एंड के ऊपर एक अच्छी मिसाल भी दे दूं कि इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं. बिकॉज इट्स वन ऑफ दो सिस्टम्स विच इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू इम्प्लीमेंट, बट फॉर सम रीजन नोबडी डज इट. सो द वे यू डू इट इज़, ये अगेन हम आगे जाके सिक्योरिटी के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं फजूल बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे किधर गया. सो दैट विच, सो व्हाट यू डू इज़ यू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर एप्लीकेशंस. ठीक है, लेट्स से आपने लीव की एप्लीकेशन देनी है. ठीक है, तो हम लीव की एप्लीकेशन किस तरीके से देते हैं कि आजकल इस तरह देते हैं कि वी पुट समथिंग इन अ फॉर्म और हम सबमिट करते हैं, फिर वो जाता है HOD के पास जाता है, HOD उसको अप्रूव करता है, फिर डायरेक्टर आकर में अप्रूव करता है, और इस तरह की कुछ कहानी होती है. ठीक है, ऐसी बात होती है. सो व्हाट यू डू इज़ यू हैव अ डेटाबेस जिसके अंदर यू हैव सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर इंस्टेंस आपने कोई भी इस तरह का काम करना है जो कि मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल्स मांगता है. ठीक है, आपने कहना मेरा CNIC गुम हो गया है, मुझे नई वो चाहिए, नया CNIC चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइल अ रिपोर्ट. ठीक है, गुम हो गया, वो अखबार में देना होता है, फिर उसके बाद वो एक बंदा उसको अप्रूव करता है, फिर दूसरा बंदा अप्रूव करता है, फिर तीसरा बंदा अप्रूव करता है, फिर आखिर में फिर आपको कर सकते हैं. ठीक है, इस किस्म की चीज़ होती है. सो यू पुट इट इन द डेटाबेस एंड नाउ यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लो. गौर से सुने, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी डोमेन बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन बता रहा हूँ. सो यू हैव अ फ्लो. व्हाट यू डू इज बिजनेस लॉजिक जो होती है, यू डू नॉट हार्ड कोड इट. यू आस्क द यूजर्स कि आप हमें डायग्रामेटिकली बना के बताएं कि वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन गोइंग टू गो. सो ये आपको कहते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे तो दैट इज गोइंग टू गो फर्स्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. ठीक है जी, दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गोइंग टू ईदर अप्रूव इट और डिनाई इट. ठीक है, कि ये बात सही हो गई है, ये बात गलत होगी. मिसाल के तौर पे FIR में आपने अपना नाम गलत लिखा होता है, वो कहता है नहीं ये गलत है, मैं नहीं मानता इस FIR को. सो इन केस ऑफ अ डिनाई यू गो बैक, यू हैव टू डू इट अगेन. In case of an approve, you go over there. ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से इसके बाद आपके पास मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट व्हाटएवर, मुझे नहीं पता मैजिस्ट्रेट क्या होता है, लेकिन लेट्स से मैजिस्ट्रेट है, उसने आपको कोई अप्रूवल देना है. उसके बाद क्या होगा, अगर अप्रूव हो जाता है तो यू आर डन, अगर वो डिनाई करता है तो देन यू गो बैक, हैव टू गो बैक अगेन. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? ये आपने बनाई है कि यूजर ने दी है? ये यूजर ने दी है. ठीक हो गया. अगर आपने इसको जाके हार्ड कोड कर दिया, अगर आपने इफ्स एंड बट्स और वो चीजें लगा के अपने कोड के अंदर कर दिया, कल को लेट्स से जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो चेंज होती है, गवर्नमेंट कहती है, लॉ एक नया आता है, वो कहता है भाई मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की अब से जरूरत नहीं है. ठीक है, सो इफ यू हैड पुट दिस एज कोड, तो अब आपको क्या करना पड़ता? जाके प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना पड़ता. एग्रीड? ऐसी बात है ना, मजिस्ट्रेट को निकालना, यू हैव टू रीडू द होल थिंग. अगर आपने इसको एज अ फ्लो रखा हुआ है, सो यू आर गोइंग टू हैव इन योर प्रोग्राम दिस फिगर, ये डायग्राम बाकायदा इस शक्ल में आपके पास आपके कोड के अंदर नजर आएगी. कोड से मुराद है कि व्हेन यू रन योर सॉफ्टवेयर, तो दिस इज गोइंग टू बी विजिबल टू यू. ठीक है जी, ये आपके पास विजिबल होगी, नजर आ रही होगी कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे फ्लो करेगी. एंड व्हाट योर प्रोग्राम डज इज इट लुक्स एट दिस डायग्राम एंड डिसाइड्स के इसके बाद मैंने कहां जाना है. ठीक है, कोड में आपके कहीं पे भी मैजिस्ट्रेट का लफ्ज नहीं लिखा होगा, अप्रूव का लफ्ज नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा गो लुक एट द बॉक्स, व्हाट डज द बॉक्स से, व्हाट आर द चॉइसेस फॉर द बॉक्स, इफ दिस चॉइस इज मेट देन डू दिस, इफ दिस चॉइस इज मेट देन डू दिस. ठीक है जी, तो वो फ्लो को आप प्रोसेस करेंगे. सो यू आर गोइंग टू हैव अ फ्लो फॉर द वर्क दैट नीड्स टू बी डन. सो दिस इज कॉल्ड अ वर्क फ्लो. एंड व्हाट द वर्क फ्लो डज इज यू आर गोइंग टू हैव यूजर्स रिक्वायरमेंट्स एज फ्लोज. ठीक है जी, ये फ्लोज की शक्ल में होगा, और जो आपका कोड होगा दैट इज सिंपली गोइंग टू प्रोसेस द फ्लोज. ये आई अंडरस्टैंड, ये बात मैं बहुत हवा में कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वजह से बता रहा हूँ. देखें इसको. सो यू आर गोइंग टू हैव अ वर्क फ्लो जो कि ये बताएगा कि ये काम करना है तो उसके बाद ये करना है. सो दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम द यूजर. तो वर्क फ्लो कहां से आएगा? यूजर की तरफ से आएगा. यूजर आपको बताएगा हम ये काम करते हैं, फिर हम ये काम करते हैं, फिर हम ये काम करते हैं. आप उसे उठा के डायग्राम बना देंगे, दैट्स इट. आपका सॉफ्टवेयर एक दफा कंपाइल्ड पड़ा हुआ है. आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी भी वर्क फ्लो को प्रोसेस करता है. तो जब आप वर्क फ्लो चेंज करेंगे तो ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द डायग्राम. आपका प्रोग्राम रिकंपाइल नहीं होगा. ठीक है जी. सो दीज आर वर्क फ्लो सिस्टम्स. इनको वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम्स कहा जाता है. आप लोगों ने नाम सुना होगा सैप का.
ठीक है जी, सही हो गया। सैप, सो सैप इज एसेंशियली दैट, इट्स अ वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। इस वजह से सैप जो है वो जब डिप्लॉय किया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। वो ट्रेनिंग यही होती है कि आपने यूज़र को बताना होता है कि ये डायग्राम कैसे बनाओगे, दैट्स इट। जब यूज़र ये डायग्राम बनाने पे कादिर हो जाता है तो वो अपने सिस्टम्स खुद बनाने लग जाता है। आप उनको सैप डिप्लॉय कर देते हैं, सैप पूरी दुनिया में एक ही सैप डिप्लॉय होता है, वो डिफरेंट नहीं किया जाता। और वो क्या करता है कि आपके वर्क फ्लोज को डिफाइन करने की इजाज़त यूज़र को दे देता है कि आप बताएं आप अपना प्रोग्राम कैसे रन करना चाहते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि बिजनेस लॉजिक जो होती है, आप लोगों ने देखा ना, एक लॉजिक होती है जो हम कहते हैं ना, हम प्रोग्राम में असल प्रोग्रामिंग कोडिंग में असल चीज़ क्या होती है, लॉजिक क्रिएट करना। वो लॉजिक क्रिएट करना हमने सिरे से प्रोग्रामिंग से निकाल दी। ठीक है, हम लोगों ने एक ऐसी लॉजिक क्रिएट कर दी जो कि लॉजिक को खुद क्रिएट कर सकती है। ठीक है जी, ये किस वजह से बता रहा हूँ यहाँ पे आप देखें। अब आपके पास जब वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी स्टेट्स। स्टेट्स आप लोग कौन से कोर्स में, किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं स्टेट्स? हाँ, लेकिन वो ऑटोमेटा सारे नहीं दे रहे ना। सो यू हैव स्टेट्स। ठीक है जी, आपके पास एक ऑर्डर जब आएगा तो वो किसी एक स्टेट में हो सकता है, दूसरा ऑर्डर आएगा वो दूसरी स्टेट में हो सकता है, तीसरा ऑर्डर आएगा तीसरी स्टेट में हो सकता है। किसी बंदे ने अभी तक एफआईआर सबमिट की है, किसी ने नहीं की, किसी के एफआईआर एक जगह से अप्रूव हो चुकी है, दूसरी जगह पे नहीं है, तो ये मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो वन यू रन योर वर्क फ्लो सिस्टम, तो हर अलग अलग रिक्वेस्ट जो होती है वो रन होती है आपकी एज ए सेपरेट थ्रेड। ठीक है जी, सो एसेंशियली वर्क फ्लो के सिस्टम्स जो हैं दोज आर अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है जी, हर एक रिक्वेस्ट जो है वो एक अलग अलग थ्रेड के ऊपर रन होती है। ठीक है, ये सारी कहानी की अगर समझ नहीं आ रही इट्स फाइन। दो वजह से बताया। नंबर एक, मेरे पास आप लोगों के बैच के भी कुछ लोग आ रहे हैं कि जी एफ आई पी के साथ हम क्या करें, तो एफ की जो डिस्कशन है वर्क फ्लोज का सिस्टम जो है दैट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है जी, पूरी दुनिया के अंदर आपके पास लार्ज स्केल जितनी एंटरप्राइज के सिस्टम्स डिप्लॉय होते हैं सारे के सारे वर्क फ्लोज के ऊपर होते हैं। हमने एक दफ़ा लास्ट टाइम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कोशिश की थी वर्क फ्लोज पे करने की, इट वॉज अ हॉरेबल मैस। ठीक है जी, काबू कोई नहीं कर सका था उसके ऊपर। ठीक है जी, स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो इट वॉजेंट अ गुड एक्सपेरिमेंट। लेकिन वर्क फ्लोज का जो सिस्टम है दैट इज़ अ वेरी गुड एरिया टू वर्क इन, इंडस्ट्री की साइड से भी और फाइनेंशियल साइड से भी इट्स अ वेरी गुड एरिया। हमारे हिसाब से जो आपको अभी समझने की ज़रूरत है वो क्या है कि यू आर गोइंग टू हैव अ प्रोसेस। ठीक है, अ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूँ, मुख्तलिफ काम आपने करने होते हैं। ठीक है, हर काम के मुख्तलिफ इंस्टेंसेज आ सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेंस 1 मैं गया नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए, इंस्टेंस 2 दूसरा बंदा आया आईडी कार्ड बनवाने के लिए, इंस्टेंस 3 तीसरा बंदा आया। तो इसेंशियली ईच इज मैप टू ए थ्रेड। ठीक है, हर एक के लिए अपना अपना एक थ्रेड बनाया जाता है और वो थ्रेड जो प्रोसेस करता है। तो इस कहानी का जो मकसद है वो ये है कि आपके पास थ्रेड जो हैं दोज आर गोइंग टू बी वेरी लार्ज इन नंबर। आप समझ सकते हैं ना कि एक दिन में कितने बहुत सारे लोग आते हैं, और अगर आपने बाय द एंड ऑफ द डे उन सारों को एक साथ प्रोसेस करना है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है जी, ये बात समझ आइए जी। तो मुझे नहीं पता है कहानी कहाँ से मैंने शुरू की थी और दूसरी क्लास में मैं कहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन एसेंशियली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव ए थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इतने बहुत सारे थ्रेड्स जब रन होंगे और उनमें से किसी एक ने भी आयो कर दी तो सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। देयरफॉर यू नीड अ थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप डिफरेंट थ्रेड्स को अलग अलग स्केड्यूल कर सकें। किसी एक के ऊपर किसी एक के आयो की वजह से सारे का सारा प्रोसेस आपका ब्लॉक ना हो। जी सॉरी, इंक्लूडिंग विंडोज। सही, ओके। सो एक जो मसला है वो क्या है कि अगर आपके पास थ्रेड की आप स्केड्यूलिंग कर रहे हैं तो नाउ यू हैव द ऑप्शन, और से सुने, हमने ये बात किस कहानी जहाँ से शुरू की थी वो इसलिए की थी कि नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आपके पास मल्टीपल कोर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल कोर्स हैं। सो लेट्स से यू हैव 2 प्रोसेसर्स, 2 कोर इसमें 2 कोर इसमें, 4 कोर इसमें 4 कोर इसमें। सो यू हैव द पॉसिबिलिटी कि आप, अब चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है थ्रेड्स का, तो वो ये कर सकता है कि T1 को अभी यहाँ पे थ्रेड वो करूँ स्केड्यूल करूँ और T2 को वहाँ पे स्केड्यूल करूँ। प्रोसेस 1 के 2 थ्रेड्स हैं, T1 और T2। प्रोसेस 1 के इसको इसने कर दिया प्रोसेसर 1 के कोर 1 के ऊपर स्केड्यूल। ठीक है, इसको इसने कर दिया प्रोसेसर 2 के कोर 1 के ऊपर स्केड्यूल। हो सकता है ना, अब इसको पता है कि कौन सी चीज़ है, ये अलग थ्रेड है वो अलग थ्रेड है, मैं दोनों को अलग अलग जगह पे स्केड्यूल कर सकता हूँ, दोनों एक साथ रन हो जाए। ठीक है, ऐसा कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर एक मसला है, वो मसला ये है आपके पास जी जैसे वो कैसे तो है इसका आइडिया तो उसके अंदर ये है इसेंशियली आ उसी तरफ आ रहे हैं। तो देखें, सो यू हैव दिस सीपीयू कोर, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रन हो रही है वो रैम से डाटा उठाएगी। जब रैम से डाटा उठाया जाता है तो दरमियान में एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं कैश या कैशे। ठीक है जी, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। सो ये कैश जो आपके पास होता है ये आपकी रैम की स्लोनेस को हैंडल करने के लिए होता है।
रैम किस लिए होती है? हार्ड डिस्क स्लो होती है इसलिए हमने डाटा रैम में लाए थे। रैम खुद बड़ी स्लो होती है तो हम कैश क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो कैश एसोसिएटेड होता है, L1 कैश जो एसोसिएटेड होता है वो होता है आपके कोर के साथ। तो एक कोर के साथ अपना कैश लगा होगा, आपका डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है कैश के अंदर, एंड कैश इज फास्ट, ठीक है। वो जो होता है वो बड़ा तेज होता है, इट्स फेयरली क्लोज टू द रजिस्टर्स, इतना तेज नहीं होता जितने रजिस्टर्स होते हैं बट इट्स फेयरली क्लोज। तो अगर आपका डाटा इस L1 कैश के अंदर पहले से कैश किया गया है, ठीक है, ठीक है, पहले से इसके अंदर टेम्परेरी पड़ा हुआ है, और आपका दूसरा थ्रेड यहाँ पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट कैश फॉर इट, ठीक है। दोनों अलग अलग मेजों पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग कॉपी रखनी होगी फाइलों की, इसके लिए अलग कॉपी रखनी होगी फाइलों की। अगर दोनों एक ही मेज पे बैठे हुए हैं तो दे कैन वेरी क्विकली एक्सेस दिस, ठीक है जी। तो इस चीज को कहा जाता है सीपीयू एफिनिटी। एफिनिटी जानते हैं किस चीज को कहते हैं? है जी, अफिनिटी खुद लफ्ज जो है इसका मतलब है लगाओ, ठीक है, इसको पसंद है, आपके एक थ्रेड को ये चीज जो है पसंद है, ठीक है। आई वांट टू रन ऑन दिस कोर, व्हाई? बिकॉज माय डाटा इज ऑलरेडी इन दिस चीज, ठीक है। मुझे अपना कमरा पसंद है क्योंकि अपने कमरे के साइड में मैंने जो है अपना चार्जर भी रखा हुआ है और बस उधर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, बस उधर जाके बस पढ़ के बैठ जाओ और बस लगे रहो, ठीक है। सो यू हैव एन अफिनिटी फॉर दैट लोकेशन, ठीक है जी। सो सीपीयू एफिनिटी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास T1 यहाँ पे रन हो रहा है थ्रेड 1, तो इस प्रोसेस के बाकी थ्रेड्स भी आप चाहते हैं कि इसी कोर के ऊपर रन हो। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रन हो ताकि एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। तो इफ़ अदर्स आर फ्री देन फाइन, यू कैन गो देयर। लेकिन अगर सब चीज़ें फिल हो रही हैं तो फिर आप क्या चाहते हैं कि सारे के सारे एक प्रोसेस वाले काम एक जगह पे हो, दूसरे सारे के सारे एक प्रोसेस वाले काम एक जगह पे हो। हाँ, अगर बाकी कोर्स फारिग पड़े हुए हैं और इस प्रोसेस के थ्रेड्स को शेड्यूल करने की जरूरत है फिर वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो सारी समरी है इसको दोबारा सुने। सीपीयू एफिनिटी का मसला क्या है? सीपीयू एफिनिटी क्यों है? क्योंकि कैश में हमारा डाटा पड़ा होता है, हमारे थ्रेड्स का डाटा पड़ा होता है। अगर कभी एक जगह पे डालें, कभी दूसरी जगह पे डालें, कभी तीसरी जगह पे डालें, तो फिर मेरा डाटा जो है हर दफ़ा बार बार नए कैशे के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। ये सीपीयू एफिनिटी का मकसद हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है कि जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स रन करने हैं and all the different cores are free, they have nothing to do, then you schedule different threads even of the same process on all of these cores ताकि काम तो करें ना, ठीक है, क्योंकि इधर तो बारी है ही नहीं, वहां स्लो चलेगा लेकिन चले। हाँ, इफ यू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग तो आप आमतौर पे एक प्रोसेस के जितने ज्यादा से ज्यादा थ्रेड्स एक कोर पे डाल सकते हैं, उनको कोशिश करते हैं वो वहां पे रन, ठीक है। आसान बात, जिस चीज़ का डाटा जहां पड़ा हुआ है उसको वहां स्केड्यूल करने की कोशिश की जाएगी। अगर वहां जगह नहीं है, कहीं और जगह है, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक हो गया, सुना की बात है। आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में देख लेंगे, वहाँ पर चल भी सकते हैं, लेकिन वी फॉर द सेक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी अस्यूम के साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, कंकरेंटली नहीं चल सकते, बारी बारी चलेंगे, इंटरव्यू होंगे। आपका सवाल तक तो बात सीधी है, आखिरी वाली बात मुझे नहीं समझ आई थी क्यों। Anyway, whatever alternative you come up with, it's always going to be have some sort of a working space. So that is what we call a cache. वो एप्लीकेशन का कसूर नहीं है। सो इस क्या देखें, दो अलग अलग किस्म के कैश हैं, कैशे या कैश दो अलग अलग किस्म के हैं। एक है जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर कैश होता है, वो कुछ और चीज़ है। जो एंड्रॉयड वगैरह में जो आपको दिखाता है ना किसी कैश वगैरह में, वो कोई और चीज़ है। ये जो बात हम कर रहे हैं कि आपके पास फिजिकल हार्डवेयर होता है, जिस तरीके से हार्डवेयर रैम है आपके पास, उस तरीके से आपके पास हार्डवेयर का कैश होता है, उसके अंदर डाटा वो आपको नजर नहीं आता तरह से। यू हैव नो आइडिया कि कैश कितना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आता, दिखाई नहीं जाता। जी, ये वही चीज़ है। सो L1 फिर L2 फिर L3। तो L1 सबसे तेज होता है, L सबसे छोटा होता है, L2 होता है, L3 इसके तरीका। हाँ, दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी लोकेशन, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, टर्मिनोलॉजी रीयूज होती है जी। Yes. So then you have to move data from that cache to this cache as well, and that goes through the RAM, which is slow. लगा होता है, नहीं है, आम तौर पे एक लगा होता है। आपके पास सर्वर मशीन में ये सारी डिस्कशन जो लार्ज स्केल की चलती हैं, सब सर्वर मशीन्स की लार्ज स्केल की चलती हैं। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ GPU on a fairly reasonable system, you are going to have like 2 or 3 GPUs, ठीक है, एक GPU तो कुछ नहीं होता।
अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन. ये ज़रूरी चीज़ है कि सारी कहानी के बाद डिस्कशन वहाँ पे आती है कि हाउ मैनी थ्रेड्स शुड माई प्रोसेस हैव. ठीक है, ये सारी कहानी किस्सा करने के बाद बात वहाँ पे आके ख़त्म होती है. एक नंबर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना, एक नंबर कितने थ्रेड्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो वो आपस में फिर लड़ाइयाँ कर रहे होंगे. स्केजुलिंग सारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही टाइम लग जाएगा. ठीक है, मेरी बारी तो तेरी बारी, और मेरी बारी और तेरी बारी, और तेरी बारी और मेरी बारी, सारा उसी में टाइम लग जाएगा. ठीक है, काम कोई भी नहीं करेगा. ठीक हो गया. और अगर आपके पास बहुत थोड़े थ्रेड्स बनाते हैं तो सीपीयू फारिग बैठे होंगे. एक थ्रेड ब्लॉक हो गया, उसके बाद कोई काम ही नहीं करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज द डिसीजन दैट यू हैव टू मेक एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए डेवलपर. ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है. सर मल्टीपल कोर्स के एक सीपीयू में हाँ. कैशलेस से शेयर करेंगे. डिपेंड, आपके पास बहुत सारे कैश होते हैं. अगेन इस डिस्कशन में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा सकता बिकॉज ये आर्किटेक्चर की वजह है. लेकिन क्योंकि आपका आर्किटेक्चर नहीं है तो सो यू हैव रैम विच इज़ लार्ज एंड स्लो. देन यू हैव एक लेवल ऑफ कैश, गलत बोल जाऊँ इसलिए शायद मैं नहीं वो करता. सो दिस इज़ दी L1 कैश, L2, L3. ठीक है जी. तो L3 रैम से थोड़ा कम होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन रैम से कम होता है, लेकिन रैम से थोड़ा तेज़ होता है. फिर उसके बाद अगला वाला उससे थोड़ा कम होता है लेकिन थोड़ा और तेज़ होता है. फिर उसके बाद जो आपके पास बिल्कुल सीपीयू के रजिस्टर्स के करीब होता है वो बहुत थोड़ा होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है. और फिर आखिर में जाके आते हैं रजिस्टर्स जो कि बिल्कुल ही लिमिटेड होते हैं लेकिन दे आर दी फास्टेस्ट. ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं स्पेस इंक्रीज होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है. ठीक है, तो दी आइडिया इज कि आप चाहते यही हैं कि डाटा को उठाकर यहाँ पे ले आया जाए इस्तेमाल से पहले. ठीक है, ये एक ज़माने में आप लोगों को मैंने बात कही थी, अभी पता नहीं याद है कि नहीं याद, लेकिन ये बताया था कि इफ़ यू आर वर्किंग on a file, you want the file to be on your desk by the time you get to working on it. ठीक है, अगर आपने किसी फाइल के ऊपर काम करना है और आप जाके सुबह वहाँ पे बैठे और वो फाइल नहीं है, या अगर आप आए और क्लासरूम बंद है तो आपको फिर गुस्सा आएगा. ठीक है जी. तो होना क्या चाहिए कि when you arrive at some point and you need the data, you should have the data ready. रैम स्लो है, अगर रैम से उठाऊंगा देर लगेगी, तो पहले से डाटा उठा के कैश के अंदर डाला जाता है. ठीक है, दैट इज अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. आगे जाके बड़ी इसके ऊपर ज़रूरी डिस्कशन आएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्कशन इसके ऊपर आएगी कि इफ़ योर डाटा कैनॉट बी प्री फेच्ड, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू सफ़र बहुत ज़्यादा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी. ठीक है, ये जब आगे जाके मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा. बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ी, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ी वो और बात है, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है तो AVL इस वजह से नहीं करवाया था बिकॉज AVL जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली स्लो. इररिस्पेक्टिव कि आप एल्गो में जो पढ़ते हैं वो दैट इज़ थ्योरेटिकल, वो अपनी जगह पे एक बात है. बट प्रैक्टिकली AVL इज़ एक्सट्रीमली स्लो एंड इट्स एक्सट्रीमली स्लो बिकॉज यू कैन नॉट प्री फेच डाटा फॉर AVL. आप कर ही नहीं सकते प्री फेच. ठीक है, सो nobody uses AVL. It's a good programming practice, आपको बड़ी अच्छी लॉजिक बनती है उसके अंदर, बट nobody actually uses it. ठीक है. सो अगेन मेरी जब कहीं पे टीचर्स वगैरह के साथ बहस होती है ना, जाहिर बात है एतराज़ तो होते हैं बहुत सारे कि भाई आपने ये क्यों नहीं पढ़ा और मैंने क्यों नहीं पढ़ाया और आपने ये पढ़ाया और मैंने पढ़ाया. तो वकास के साथ मेरी बात हुई थी, तो उसके साथ मैंने जब बात की तो इसको फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा CPU अफिनिटी. तो चूँकि उसको बाकी सारी कहानी पता है तो फिर उसके बाद उसने कहा बात तो सही है, लेकिन वो लेकिन के आगे फिर उनका अपना ओपिनियन. ठीक है, सो CPU affinity essentially what it means is you want to run on a specific processor अभी भी और अगली दफ़ा भी इसी पर रन, क्योंकि हो सकता है कि कैशे के अंदर वो डाटा पहले से पड़ा हो, दोबारा ना लाना पड़े. ठीक है, सो आई लाइक टू रन ऑन दिस कोर ऑफ दिस प्रोसेसर. ठीक है, दैट इज CPU affinity. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट आता है कि व्हेन यू आर स्केड्यूलिंग थ्रेड्स, यू वांट ऐसा थ्रेड जो कि पहले इस CPU के ऊपर रन हो रहा है, तो उसकी हो चुका है तो उसकी बारी इसी कोर के ऊपर लगाई जाए. ठीक है, समझ आ रही बात? दैट्स इट. कोई सवाल है तो पूछे, आगे नहीं जाना चाहिए. सर फिर तो तब तक वेट करेंगे जब तक वो रेडी. Again, so if there is nothing else, there is no contender for processor 2, fine, you can go run there. But if somebody else is already there, so you can wait a little bit. ट्रेड ऑफ्स होते हैं बहुत सारे. सही है. हार्ड ड्राइव ज़रूरी नहीं, हार्ड ड्राइव ज़रूरी नहीं है. हाँ, ये तेज़ वाली बात है. सो कुछ डाटा इस तरह होता है जो कि रैम में ही जनरेट होता है, हार्ड ड्राइव से नहीं आता. सो यू रीड सम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देन यू एग्रीगेट दैट. तो ये एग्रीगेट रैम में ही है, हार्ड डिस्क में तो था ही नहीं.
ठीक है, एग्रीगेट्स देखें, नहीं देखें, सम करना है आपने किसी चीज़ को, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ पड़ी थी, जो सम किया वो रैम में या हार्ड डिस्क से आई नहीं है, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क जो है इवेंचुअली डाटा वहाँ से रीड किया जाएगा, ठीक है। मेजर बहुत लार्ज चंक्स ऑफ डाटा हार्ड डिस्क से आते हैं। इस वजह से आपके पास जो लोग आगे पूछते हैं ना कि मैंने लैपटॉप लेना है या मैंने मशीन खरीदनी है, उसके अंदर क्या, सो यू नीड टू हैव एन SSD, ठीक है। लेटेस्ट जनरेशन की SSD ले, आपका प्रोसेसर बेशक पुराना थका हुआ, क्योंकि 2008 के प्रोसेसर जो हैं वो इतने तेज़ थे कि आजकल की अगर आप उसको ऑप्टिकल हार्ड डिस्क अगर दे दें, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क अगर उसको दे दें, तो वो थकी हुई होगी उसके हिसाब से, प्रोसेसर उससे ज़्यादा तेज़ है। तो बॉटल नेक आपकी हार्ड डिस्क होती है, इसलिए जब लैपटॉप के अंदर SSD लगाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है उससे, ठीक है। सो दैट इज़ द होल आइडिया। सो कैश भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है, हार्ड डिस्क भी SSD इसलिए ज़्यादा काम करती है। कैश को देखें, कैश जितना ज़्यादा होगा और आपके पास वो जो होगा हार्ड डिस्क SSD होगी, तब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आएगा। वो रैम से महंगी भी है ना। सो इसेंशियली इट्स ऑल अबाउट द मनी। आप ये कहें भाई L1 कैश आप कह रहे हैं ना बड़ा अच्छा तेज़ काम करता है, पूरी रैम L1 कैश की उससे बना दें, ठीक है, फिर ख़रीद लें उसको। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट्स एक्सपेंसिव। सो एप्पल की बहुत सारी प्रोडक्ट, एप्पल की बेस में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल एप्पल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसलिए बहुत अच्छी हैं बिकॉज दे वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। उसका कैमरा इतना अच्छा है, हाँ जी कैमरा बहुत अच्छा है, तो कैमरा एक्सपेंसिव भी है ना, उतने पैसे आप क्यों मोबाइल में डाल दें, तो फिर देखेंगे क्या बनता है उससे। इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स है उसके, ठीक जी।